हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी कैंपस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी लास्ट टाइम एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी बिजनेस लॉ के हिंदी मीडियम की वीडियो बनाने के लिए। तो बिल्कुल जैसा मेरा प्रॉमिस है आप सभी से कि आप बस मुझे बताओ कि आपको वीडियो चाहिए किस टॉपिक के ऊपर, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको उस टॉपिक से रिलेटेड सारी वीडियो आपको प्रोवाइड करा सकूं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अगर बात करें बिजनेस लॉ बीकॉम फर्स्ट ईयर की, तो उसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, दैट इज भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। इस अधिनियम के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट बातें जान लेते हैं कि वो बातें है क्या। बेटा, लॉ बनाने की जरूरत क्यों पड़ी हमारी गवर्नमेंट को, सबसे पहले ये हमें पता चलना चाहिए। जब पुराने ज़माने की बात अगर मैं करूं, जब बिजनेस में बहुत ज़्यादा फ्रॉड होने लगे, लोग प्रॉमिस करके पीछे हटने लगे, या आप कह लो कि अनवांटेड चीज़ें बिजनेस में जब होने लगी, तो उस समय गवर्नमेंट को लगा कि कानून लाना चाहिए जिससे बिजनेस को बचाया जा सके। तो बेटा, सबसे पहला जो कानून बना था वो बना था भारतीय अनुबंध अधिनियम, जो कि बना था 1872 में। अब आप कहोगे कि देश को आज़ादी तो इस समय नहीं मिली थी, 1947 में मिली थी। तो 1872 का मतलब क्या है? ये कानून किसने बनाया? अंग्रेजों ने। बेटा, ये जो कानून है ये अंग्रेजों के द्वारा ही पारित किया गया था। उनसे ही हमने एक कह सकते हो ब्लूप्रिंट पूरा लिया हुआ है। ये कानून उसी टाइम का है, लेकिन जो पार्लियामेंट थी वो इंडिया की ही थी। मतलब जो ये कानून बना था तो वो इंडिया में रहते हुए ही बना था, भले ही वो अंग्रेजों ने बनाया हो, वो बात अलग है। अब बात आती है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम क्या कहता है, इसमें हमें क्या पढ़ना है। तो बेटा, आपको मैं एक चीज पहले ये बता दूं कि जब भारतीय अनुबंध अधिनियम जब बना था, तब इसमें बहुत और भी अलग अलग अधिनियम इसमें ऐड थे, जिनको बाद में अलग कर दिया गया। तो एक था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और दूसरा था आपका पार्टनरशिप एक्ट। कॉमर्स बैकग्राउंड से बच्चों थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको आती होगी, प्योरली हिंदी पे भी जाना सही नहीं है, क्योंकि नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम पढ़ेंगे तो बेनिफिट रहेगा। हिंदी इंग्लिश जैसे हम व्हाट्सएप पे बात करते हैं, नॉर्मल हम बात करते हैं। हाँ, याद करने का अगर पॉइंट आएगा तो बिल्कुल पूरा हिंदी में याद करेंगे और एग्जाम में भी हम हिंदी में ही लिख कर आएंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे समझने की, टॉपिक को समझने की, तो बेटा कहीं ना कहीं हम बात करेंगे हिंदी इंग्लिश जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं डे टू डे लाइफ में, उसी तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, बाकी थोड़ा आप भी कोशिश करना कि मेरी बातों को आप समझ पाओ। तो बात करते हैं भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। बेटा, इसमें सबसे पहले हमें जो पढ़ना है बेटा, वो पढ़ना है कि अनुबंध क्या होता है। अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट। देखो इंग्लिश में कितना अच्छा वर्ड है और हिंदी में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है हमें अनुबंध याद करने की, तो भारी भरकम सा लगता है। और अगर आप इंग्लिश में देखो, आप कहोगे कॉन्ट्रैक्ट। अब बच्चों देखो, कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही इजी वर्ड है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन सब पे जाएंगे, एक अलग चीज है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? मान के चलो आप जॉब करने गए और उस कंपनी ने आपसे 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करा लिया। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब उसने कहा कि 2 साल तक आप जॉब छोड़ के नहीं जा सकते। तो ये क्या हुआ बेटा? ये हुआ टर्म्स एंड कंडीशंस। कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो गया? आपने समझौता कर लिया। क्या कर लिया बेटा? समझौता कर लिया। समझौता मतलब किस तरीके का समझौता कर लिया? आपने समझौता कर लिया कि हाँ भाई, मैं 2 साल तक इसी कंपनी में काम करूंगा और मैं जॉब छोड़ के नहीं जाऊंगा, और जिस सैलरी में भी वट एवर जो भी सैलरी है उसी के अंडर में काम करूंगा, उसी सैलरी पे।
अब ध्यान रखना, ये जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है यहाँ पे अब आप क्या हो गए, आप बाउंड हो चुके हो वहां पे काम करने के। अगर आप कहते हो कि नहीं मैं 1 महीने बाद 2 महीने में मैं बोर हो गया, मुझे वहां से अब जो हटना है, तो बेटा आप हट नहीं सकते। रीजन क्या है, क्योंकि आपने वहां पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हो तो ऐसे में आपके ऊपर क्या करेगी कंपनी, केस करेगी। यहां पर लीगल बाउंडेशन आ जाती है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर आप तोड़ते हो, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या, समझौता हुआ है, किसके बीच में समझौता हुआ, आपके और कंपनी के बीच में समझौता हुआ। वहां पे समझौता देखो किस तरीके से हुआ है, थोड़ा समझो, बाद में डेफिनेशन सबको देखेंगे धीरे धीरे, लेकिन बातों का भी समझो कैसे रिलेट करना है इन सब चीजों को। आप कंपनी में गए, इंटरव्यू हुआ, जो आपका इंटरव्यू लेने वाला था कंपनी का जो ओनर, सीईओ या इंटरव्यूअर वट जो भी था वो, उसने आपको क्या कहा, उसने कहा कि ठीक है आप जॉब पे आ सकते हो, और लेकिन आपको जॉब पे रखने से पहले एक कंडीशन है, वो ये है कि आपको मिनिमम 2 साल तक यहाँ पे काम करना ही पड़ेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट आपको साइन करना पड़ेगा। अब ऐसे में उसने क्या दिया, आपको ऑफर दिया। क्या दिया उसने, ऑफर दिया। उसने कहा कि भाई ये लो ऑफर मेरी तरफ से, ध्यान रखो, उसने अपना क्या दिया, ऑफर दिया, जिसको आप हिंदी में प्रस्ताव कहते हो। उसने अपनी तरफ से प्रस्ताव रखा। अब आपके ऊपर है कि आप उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते। तो यहाँ पे आपने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, मतलब आपने उसको अनुमति दे दी कि ठीक है भाई आपने जो कहा, प्रस्ताव जो आपने दिया था वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब मैंने उसके ऊपर अपनी अनुमति दे दी। तो ऐसे में बेटा जब प्रस्ताव जब कंपनी तरफ से आपके पास आया और आपने उसको अपनी अनुमति दी, अपनी एक्सेप्टेंस दी, तो ऐसे में जो आपके बीच में जो रिलेशन बना उसको हम क्या बोलते हैं, समझौता। क्या बोलते हैं बेटा, समझौता। इंग्लिश में कहें तो एग्रीमेंट, इंग्लिश में कहें तो एग्रीमेंट। और बेटा एक बात बताओ, क्या ये एग्रीमेंट तोड़ने पर आपको कोर्ट के अंदर घसीट के लेके जा सकती है वो कंपनी, या वो कंपनी अगर आपको टाइम से पहले निकाल दे तो क्या आप केस कर सकते हो? तो अगर आपका आंसर है हाँ बिल्कुल आप केस कर सकते हो, तो बेटा इसको बोलते हैं कि उस समझौते को आपने एक कानूनी रूप दे दिया। कानूनी रूप का मतलब क्या हो गया कि अगर वो समझौता आप या कंपनी आप में से कोई भी एक तोड़ेगा, तो आप उसमें अपने आप को बेनिफिट देने के लिए या कंपनी अपने आप को बेनिफिट देने के लिए वो कोर्ट तक आपको लेके जा सकती है, या आप कोर्ट तक उसको लेके जा सकते हो। तो कानून के तौर पे बेनिफिट लेने के लिए आप जो समझौता करते हो उसको बोलते हैं अनुबंध। क्लियर? अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनता है बेटा एग्रीमेंट से, जिसको हम बोलते हैं समझौता। तो अनुबंध बना समझौते से। और समझौता कैसे बनता है? समझौता बनता है बेटा प्रस्ताव से, और उसको आपने अनुमति दे दी तब। तो फिर से रिवाइज करते हैं, ये सब कुछ बेटा आप सब समझ जाओगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक कहानी जो मैंने स्टार्ट की है वो एक बार इसको फिनिश कर देते हैं 1 मिनट के अंदर जल्दी से। दोबारा कंपनी में गए, कंपनी का जो ऑनर है या जिसने भी आपका इंटरव्यू लिया उसने आपको क्या दिया बेटा? प्रस्ताव दिया, आपने अनुमति दी। प्रस्ताव दिया उसने और आपने क्या दिया? अनुमति। तो क्या बना बेटा? ये समझौता। क्या बना बेटा? समझौता। अब समझौते को जब आपने कानूनी रूप दे दिया, मतलब यहाँ पे आपने एक रेमेडी दे दी कि हाँ अगर मैं तोड़ूं या आप तोड़ो तो हम में से कोई भी एक दूसरे को कोर्ट में लेके जा सकता है। तो जब आपने इसको कानूनी रूप दे दिया तो ये क्या बना बेटा? अनुबंध बन गया। क्या बना? अनुबंध बन गया। तो बहुत ही आसान है। आप चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। तो बच्चे डेफिनेशन देखो, आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हो, तो लॉ की जब पढ़ाई करते हो तो बेटा इसके अंदर सेक्शन कुछ सब सेक्शंस भी होते हैं। तो कोशिश करो कि जब भी आप डेफिनेशन लिखो या कोई भी ऐसी लाइंस लिखो जहां पे उसके सेक्शन सब सेक्शन अगर आपको ऑलरेडी गिवन है बुक में, तो उसको मेंशन करो वहां पर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, मैं अनुबंध की बात करूंगा। यहाँ पे अनुबंध किसे कहते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? पहला पॉइंट, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2 की सब धारा H के अनुसार, देखो इसको बोलते हैं बेटा सेक्शन, धारा को सेक्शन बोलते हैं, सेक्शन 2 सब सेक्शन H ऐसे बोलते हैं। अब हिंदी में आप इसको पढ़ लोगे, कैसे पढ़ोगे आप? भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2 की सब धारा H के अनुसार अनुबंध एक ऐसा ठहराव है। ठहराव का मतलब बेटा समझौता। अब हिंदी में प्रॉब्लम क्या होती है कि एक ही
वर्ड को अलग अलग तरीके से पर्यायवाची जिसे कहते हैं, पर्यायवाची वर्ड बना रखे हैं, भरमार कर रखी है उन्होंने। ठहराव कोई समझौता हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। अनुबंध एक ऐसा ठहराव है, एक ऐसा समझौता है जो कानून द्वारा परिवर्तनीय है। अब कानून द्वारा परिवर्तनीय का मतलब होता है कानूनी दायित्व है। अब डेफिनेशन तो आपको बेटा ये लिखी हुई है बुक में। अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो कानून द्वारा परिवर्तनीय है। कानून द्वारा परिवर्तनीय का मतलब होता है कि आप उसको कानूनी रूप दे सकते हो। यहाँ पे अगर कोई भी समझौता तोड़ता है या कोई भी अनुबंध तोड़ता है तो आप क्या कर सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो। तो उसको बोल रखा है कानून द्वारा परिवर्तनीय है, मतलब कि कानून में उसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन गिवन है। अब इसको इस तरीके, ये जो दो वर्ड है ना बेटा, इसके सहारे से इसको याद करने की कोशिश करेंगे। अनुबंध एक ऐसा समझौता है जो कानूनी दायित्व उत्पन्न करता है। फिर से सुनो, अनुबंध एक ऐसा समझौता है जो कानूनी दायित्व उत्पन्न करता है। आप चाहो तो ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो बेटा। डेफिनेशन एज इट इज याद रखो और यही करके आना, तभी मार्क्स मिलेंगे। आप कुछ भी उसमें लिख कर आ जाओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ पास ही हो पाओगे फिर। ओके, तो डेफिनेशन बेटा ये थी। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसमें दो तत्व बहुत आवश्यक होते हैं। पहला समझौता, दूसरा कानूनी दायित्व। पहला समझौता, दूसरा कानूनी दायित्व। तो यहाँ पे लिखा भी है, अनुबंध कहलाने के लिए दो तत्व आवश्यक होते हैं। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर बनता है तो वो दो तत्वों से मिलकर बनता है। पहला जो तत्व है बेटा वो है समझौता, जिसे हम बोलते हैं एग्रीमेंट इंग्लिश में, और दूसरा है कानूनी दायित्व। कानूनी दायित्व का मतलब होता है इनफोर्सिएबल बाय लॉ, इंग्लिश में इनफोर्सिएबल बाय लॉ। ठीक है, तो पहला समझौता, दूसरा कानूनी दायित्व। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, अनुबंध इज इक्वल टू समझौता प्लस कानूनी दायित्व। कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबिलिटी या इनफोर्सिएबल बाय लॉ। अब ये भी लिख सकते हो। तो आप समझौता और कानूनी दायित्व जब दोनों को प्लस कर लोगे तो क्या बनेगा बेटा, अनुबंध बनेगा। क्या बनेगा, अनुबंध बनेगा। अब बेटा बात करेंगे समझौते को भी लेकर और कानूनी दायित्व को भी लेकर कि समझौते का मीनिंग क्या है, समझौता होता क्या है, इंग्लिश में कहते हैं इसको एग्रीमेंट, और कानूनी दायित्व क्या होता है इसको भी समझेंगे। तो समझौते के बारे में बेटा लिखा हुआ है, समझौता मतलब एग्रीमेंट किसे कहते हैं, जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति, जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति किसी कार्य को करने या ना करने के लिए वचनबद्ध होते हैं। वचनबद्ध का मतलब हो गया प्रॉमिस कर दिया उन्होंने, तो उसे ठहराव कहते हैं। आप देखो समझौता, ठहराव है ना, अलग अलग नाम है, तो उसे ठहराव या समझौता कहते हैं। ठीक है, आप चाहो तो ठहराव काट दो, समझौता लिख दो, एक ही बात है बेटा। तो समझौता मतलब एग्रीमेंट। अब देखो एग्रीमेंट आपने नाम सुना होगा कि जैसे कि किराएदार मतलब कमरा लेने आता है और मकान मालिक और किराएदार के बीच में क्या हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है। एग्रीमेंट का मतलब कि भाई आप 1 साल के लिए रहोगे, 6 महीने के लिए रहोगे, व्हाटएवर, वो एग्रीमेंट कहते हैं हम उसे। तो उसमें अगर हम उसी चीज को अगर हम एक्सप्लेन करें बच्चे, तो वो क्या हो जाएगा कि वहां पे मकान मालिक और किराएदार वो आपस में एक समझौता कर लेते हैं कि हाँ भाई इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है घर से, इतने बजे के बाद जा नहीं सकते, इतने बजे के बाद आ नहीं सकते, है ना। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जब जो किराएदार होता है, जब वो मकान लेने के लिए, कमरा लेने के लिए जब आता है, तो ऐसे मकान मालिक अपने रूल्स एंड रेगुलेशन सारे लिख के बता देगा कि देखो ये सारी चीजें ये आपको माननी पड़ेगी। और सामने वाला किराएदार भी बेचारा बुरा फंस जाता है, वो भी कहता है ठीक है सर, जो आप कहते हो वो मान लेते। तो ऐसे में क्या हुआ बेटा, देखो जब 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति, तो वहां पे बेटा 2 व्यक्ति तो थे ही कम से कम, किसी कार्य को करने या ना करने, तो मकान मालिक जो किराएदार को बोलता है वो भी 2 तरीके से ही बोलेगा कि ये काम करना है और ये काम नहीं करना। सिंपल सी 2 चीजें बोलेगा वो कि ये आपको करना है, मतलब शाकाहारी खाना बनेगा, ये बनेगा, इतने बजे आना है, ये वो, और क्या नहीं करना, तो आप पार्टी नहीं कर सकते, आप दोस्तों को नहीं बुला सकते, ये सारी चीजें। तो या तो जो आप क्या कहते हैं, जो वादा जो करोगे, जो वचन जो दोगे,
वो या तो करने का दोगे या तो ना करने का दोगे, राइट। आप अपने पापा से कहते हो ना कि ठीक है नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा, या फिर नेक्स्ट टाइम मैं पढ़ाई ज्यादा करूंगा, तो या तो नेगेटिव प्रॉमिस करोगे या तो पॉजिटिव करोगे। तो दोनों ही तरीके से अनुबंध होता है। अनुबंध नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव एक्टिविटी के लिए भी होता है। तो दोबारा पढ़ेंगे, जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति किसी कार्य को करने या ना करने के लिए वचनबद्ध होते हैं तो उसे समझौता कहते हैं, ठीक है। और आप इसको दूसरी तरीके से भी कह सकते हो बेटा, यहाँ पे धारा 2 की सब धारा H है के अनुसार जिस व्यक्ति के सामने प्रस्ताव रखा जाता है और वह उस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे देता है तब प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया समझा जाता है। मतलब ये मान लिया जाता है कि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, जिसे समझौता कहते हैं। अब बेटा ये जो मैंने आपको बताया, ये जो मैंने आपको बताया, ये कहीं ना कहीं इंटरव्यू वाली जो स्टोरी है उससे रिलेट करता है। देखो क्या लिखा हुआ है, जिस व्यक्ति के सामने प्रस्ताव रखा जाता है, तो ये तो वो हो गया, मतलब आप हो गए, तो कि आप जॉब के लिए गए हो और वह उस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे देता है। तो आपने क्या किया, ये जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसने आपके सामने प्रस्ताव रखा कि हाँ भाई आप 2 साल तक यहाँ पे काम करोगे, उससे पहले नहीं जा सकते, तो आपके सामने उसे प्रस्ताव रख दिया। दूसरा क्या किया, वह उस प्रस्ताव पर अपनी सहमति देता है, मतलब आपने क्या किया, आपने सहमति दे दी कि ठीक है जी आपने जो कहा मैं मान लेता हूँ, तब प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया समझा जाता है। तो ऐसे में ये मान लिया जाता है कि हाँ आपने प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जो कि एक्चुअल में आपने मुंह से बोल के भी किया है। अगर आप मुंह से नहीं भी बोलोगे, आप फिर भी साइन भी कर देते हो फॉर्म पे कि हाँ भाई हमने अनुबंध के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हमने साइन कर दिए, तब यही माना जाएगा कि हाँ आपने वो जो प्रस्ताव रखा था उस पर अपनी सहमति दे दी है। तो उसे क्या बोलेंगे बेटा, समझौता कहेंगे। तो समझौते के लिए बेटा 2 चीजें महत्वपूर्ण है, एक है ऑफर, एक है एक्सेप्टेंस। मतलब पहले प्रस्ताव मिलेगा, उस पर आप सहमति दोगे, तो जब सहमति दे दोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, समझौता बन जाएगा, मतलब एग्रीमेंट बन जाएगा। फिर से देखो बेटा, आपको ऑफर दिया कि 2 साल तक आपको काम करना है, इससे पहले नहीं जा सकते, और आपने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, आपने सहमति दे दी, तो क्या बन गया बेटा आपके बीच में और उस कंपनी के बीच में एग्रीमेंट, समझौता, ठीक है। तो एग्रीमेंट बेटा ऐसे बनता है। अब सुनो एक बात और, एग्रीमेंट तब तक अनुबंध नहीं बनता, कोई समझौता तो ये रहा, अनुबंध बनाना है हमें, कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। समझौता तब तक अनुबंध नहीं बनता जब तक समझौते के साथ कानूनी दायित्व ना आ जाए। कानूनी दायित्व से मेरा मतलब क्या है कि कानून की नजर में उसकी कोई रेमेडी ना हो। रेमेडी से मेरा मतलब है उसका कोई हल ना हो, उसका कोई सोल्यूशन ना हो। अगर आप में से कोई भी समझौता तोड़े तो आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि आप कानून के पास जा सको। तो ये जो राइट आपको मिलता है वो बेटा राइट मिलता है कानूनी दायित्व से, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम। तो बेटा कानूनी समझौते से हम क्या समझ रहे बेटा, यहाँ पे लिखा है कानूनी दायित्व का उत्पन्न होना समझौते में। तो समझौते में जब कानूनी दायित्व उत्पन्न होता है तो क्या नई चीज निकल के आती है वो देखते हैं। तो सबसे पहली चीज तो बेटा आपको पता होनी चाहिए कि समझौते जो होते हैं, जो एग्रीमेंट होते हैं बेटा 2 तरीके के होते हैं। एक होता है सोशल एग्रीमेंट, एक होता है बेटा कमर्शियल एग्रीमेंट। मतलब एक होता है सामाजिक समझौता, एक होता है कानूनी समझौता। हालांकि उसको कमर्शियल बोल दिया है और यहाँ पे कानूनी बोला है, दोनों ही अलग अलग है यहाँ पर, लेकिन जो वर्ड इसमें यूज किया है आप ये यूज कर सकते हो कि मेनली आपका हिंदी में था, तो मैंने हिंदी में कानूनी समझौता लिखा हुआ है, तो मैंने उसके साथ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, तो कानूनी समझौता ही मैंने लिख दिया। सामाजिक समझौता क्या है बेटा, सामाजिक समझौता वो समझौता होता है जो आप नॉर्मली अपने सगे संबंधी दोस्तों के बीच में, मतलब नॉर्मली आप चलते फिरते कर देते हो, जहाँ पे आपकी कोई इंटेंशन नहीं होती कि आप उसको कानून के तौर पे आप उसको कोर्ट में लेके जाओगे, या आप कहोगे कि भाई मैं तेरे पर केस कर दूंगा अगर तूने ये काम नहीं किया, तो आपकी ये इंटेंशन नहीं होती, तो उसको बोलते हैं सामाजिक समझौता। इसमें कोई कानूनी संबंध स्थापित नहीं होता, इसलिए यह अनुबंध नहीं होते। तो कानूनी संबंध स्थापित क्यों नहीं होता, कि क्या एग्जाम्पल बेटा इसका एक एग्जाम्पल है ये वाला, पिता और बेटे के बीच में। अगर मान के चलो कि जैसे पिता ने कहा अपने बेटे से कि बेटे अगर आप इस बार अच्छे नंबर लेके आ गए तो मैं आपको साइकिल दिलाऊंगा पक्का। तो बच्चे के नंबर भी अच्छे आए, लेकिन एंड टाइम पे पापा उसके भूल गए साइकिल चलाना, कहने लगे चल छोड़ कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर तो दोबारा पढ़ाई करियो, इस बार तेरे को साइकिल के साथ ना मोटर भी लगा के दूंगा, मतलब मोटरसाइकिल दूंगा तुझे मैं उसके साथ।
तो ऐसे में क्या बेटा केस कर देगा पिता के ऊपर? नहीं। दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, जैसे बच्चे रोते हैं कई बार, तो पापा जो होते हैं वो ऐसे बहलाने फसलाने के लिए बोल देते हैं कि बेटा चलते को झूला झुलाऊंगा मैं कल पक्का, वहां पे लेके जाऊंगा मेले में, और नहीं लेके गई तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि बेटा केस कर देगा उस पापा के ऊपर, राइट। तो ये जो एग्रीमेंट होते हैं, ये जो समझौते होते हैं, ये समझौते होते हैं बेटा सामाजिक, समाज के। और समाज के जो भी समझौते होते हैं वो आपके कोर्ट में नहीं जाते, उनको आप कह सकते हो कि जब भी वो समझौते आप करते हो तो वो आप पहले से ही आपकी इंटेंशन नहीं होती कि अगर नहीं समझौता पूरा करेगा तो मैं उसके ऊपर केस करूंगा, आपकी इंटेंशन होती नहीं कभी भी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान के चलो आपका दोस्त आपसे कह रहा है कि यार कल मेरे घर पे आइए चाय वाय पीने के लिए, मैं तेरे लिए बहुत सारी चीजें ला के रखूंगा। आपने कहा चलो ठीक है, तो देखो उसने तो ऑफर दिया, उसे प्रस्ताव दिया और आपने अपनी सहमति भी दे दी, हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगा। लेकिन नेक्स्ट डे हुआ क्या, पता चला आपको कोई काम आ गया, आपने मना कर दिया, आपने कहा कि नहीं सॉरी यार मैं आ नहीं पाऊंगा। तो ऐसे में आपने क्या किया, आपने आपके बीच में और उसके बीच में जो समझौता हुआ था आपने उसको क्या किया, तोड़ दिया बेटा। जब समझौता जब टूट गया तो ऐसे में क्या आपका दोस्त आपके ऊपर केस करेगा? नहीं करेगा। रीजन क्या है कि बेटा ऐसे में जब वो समझौता हुआ भी था आपका, जब उसने प्रस्ताव दिया था, आपने उसमें सहमति दी थी, तो वहां पे आप दोनों में से ही किसी की भी कोई इंटेंशन नहीं थी लीगल लायबिलिटी क्रिएट करने की। आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी कि हाँ अगर ये पूरा नहीं होगा तो मैं केस करूंगा, आपकी इंटेंशन नहीं थी बेटा। तो ऐसे जो समझौते होते हैं वो होते हैं बेटा सामाजिक समझौते, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं बेटा कमर्शियल एग्रीमेंट, कानूनी समझौता। इस समझौते में कानूनी संबंध स्थापित होता है, इसलिए इसे अनुबंध कहते हैं। अच्छा ध्यान रखना, जो सामाजिक समझौता होता है, सामाजिक समझौता सोशल एग्रीमेंट बेटा, ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते। फिर से एक बार बेटा बात बताता हूं मैं आपको, अनुबंध बनाने के लिए बेटा समझौता प्लस कानूनी दायित्व चाहिए होते हैं। तो अनुबंध का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, समझौते का मतलब होता है एग्रीमेंट, और कानूनी दायित्व का मतलब क्या हो गया बेटा, इनफोर्सेबल बाय लॉ। तो समझौते दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सामाजिक, एक होते हैं आपके कमर्शियल, या आप उसको बोल सकते हो कानूनी समझौते, ठीक है। तो जो समझौते सोशल होते हैं, जो बेटा सामाजिक होते हैं, वो सामाजिक समझौते कभी भी बेटा अनुबंध नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो सामाजिक समझौतों में ये वाला पॉइंट कभी नहीं आ सकता। जैसे मैंने आपका एग्जांपल दिया पिता का और बेटे का, दोस्तों का, यहाँ पे आप कभी भी कानूनी दायित्व ला ही नहीं सकते। एक एग्जांपल और ले लेते हैं फिर आगे चलेंगे। जैसे मुझे कोई बच्चा, मेरा स्टूडेंट कोई मुझे कहे कि सर इस बार अगर मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे तो मैं पक्का आपको पार्टी दूंगा। मान के चलो उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाद में उसे पार्टी नहीं दी, तो मैं क्या केस कर दूंगा उसके ऊपर? नहीं। तो ये जो समझौते होते हैं बेटा, ये सोशल होते हैं। यहाँ पे कह सकते हो कि एक दूसरे की विलिंग के ऊपर है, उनकी इच्छाओं के ऊपर है। मन करेगा तो पूरा करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई दायित्व नहीं उत्पन्न होता कानूनी रूप से। चलिए आगे चलते हैं। अब हम तब बात करते हैं कानूनी समझौते के ऊपर। तो बेटा कानूनी समझौते का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहली बात तो ये कि कानूनी समझौते में कहीं ना कहीं इंटेंशन होती है कि भाई अगर ये एग्रीमेंट, ये समझौता अगर तुमने पूरा नहीं किया, अगर किसी ने भी तोड़ा, आपने या मैंने, किसी ने भी तोड़ा, तो मैं पक्का इस पे केस करूंगा। ये पहले से ही बेटा इंटेंशन रहेगी उस पर्सन की जो समझौता करेगा। अच्छा एग्जाम्पल क्या है, राम और मोहन का। मान के चलो राम कह रहा है कि मेरे पास एक जो घर है वो मैं बेचना चाहता हूँ। मोहन ने कहा ठीक है मैं खरीद लूंगा। कितने का है? उसने कहा 50 लाख का। मोहन ने कहा ठीक है ये लो 10 लाख रुपए एडवांस, बाकी का पैसा मैं आपको बाद में दे दूंगा 1 महीने के बाद, तो फिर ये मुझे दे देना मकान। अब राम ने क्या किया कि 1 महीने के बाद उसने वेट किया 1 महीने तक, लेकिन मोहन आया नहीं। मोहन आया 1 दिन के बाद, जस्ट 1 दिन लेट हो गया वो। मोहन जब आया तो उसने कहा कि ये ले 40 लाख रुपए और घर मेरे को दे दे। तो राम ने कहा कि 40 लाख अपने पास रख और जो तुझे 10 लाख दिए थे ना वो भी तू वापस ले ले। क्यों? क्योंकि मैंने ये मकान किसी और को बेच दिया। तो ध्यान रखो कि ऐसे में जो एग्रीमेंट इन दोनों के बीच में हुआ था, वहां पर अब मोहन उसको लेके जा सकता है कोर्ट में। रीजन क्या है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है, ये जो एग्रीमेंट हुआ है बेटा, यहाँ पर कहीं ना कहीं इनकी इंटेंशन थी, लीगल इंटेंशन थी कि अगर ये समझौता कोई भी तोड़ता है तो हम में से कोई ना कोई एक जो भी इसका शिकार बनेगा, या कह सकते हो जो भी इसमें दबाया जाएगा,
वो कोर्ट में जाकर केस कर सकता है इसमें। तो राम और मोहन में से अगर कोई भी ये अनुबंध तोड़ता है, ये समझौता तोड़ता है, तो उनके पास एक ऑप्शन है कानून के पास जाने का, लॉ के पास जाने का। तो ऐसे जो अनुबंध बनते हैं बेटा वो बनते हैं आपके हमेशा, ऐसे जो अनुबंध बनेंगे वो हमेशा जो बनेंगे आपके बेटा कानूनी समझौते से बनेंगे। तो आपको आप समझ में आ गया होगा समझौते दो तरीके के हैं, सामाजिक और कानूनी। सामाजिक समझौता कभी भी अनुबंध नहीं बन सकता, लेकिन कानूनी समझौते हमेशा अनुबंध बन सकते हैं क्योंकि वहां पे उनकी इंटेंशन होती है लीगल। अब बात करेंगे बेटा कि एक जो अनुबंध जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, पहली बात तो ये कि जो कॉन्ट्रैक्ट बना वो बना एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ, और जो एग्रीमेंट था उसको हम बोलते हैं समझौता। समझौता होता है दो तरीके का, एक होता है सामाजिक, एक होता है कानूनी समझौता। सामाजिक समझौता कभी भी अनुबंध नहीं बन सकता, लेकिन जो कानूनी समझौता होता है वो अनुबंध बन सकता है। तो अनुबंध बनने के लिए आवश्यक कुछ तत्व होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं बेटा। तो तत्व है क्या, ध्यान रखना, ये जो तत्व है ये बेटा धारा 10 सेक्शन 10 में दिया हुआ है कि कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं एक वैध अनुबंध के। वैध का मतलब होता है जो वैलिड है, कानून की नजर में जो मान्यता प्राप्त है अनुबंध, वो अनुबंध में कौन से लक्षण है, कौन से तत्व होते हैं। तो बेटा पहला है एग्रीमेंट, उनके बीच में एक समझौता होना बहुत जरूरी है। अनुबंध बेटा तभी बनेगा जब पहले समझौता होगा, अगर समझौता ही नहीं है तो अनुबंध नहीं बन सकता। दूसरी बात, अच्छा अब आप कहोगे समझौते मतलब एग्रीमेंट में और कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध में फर्क क्या है। फर्क बेटा सिर्फ इतना सा है कि एग्रीमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक है सामाजिक और एक है कानूनी, और जो अनुबंध है जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं वो सिर्फ एक है। तो आप ये कह सकते हो कि एग्रीमेंट जो समझौता है उसके जो दो पार्ट है, सामाजिक दायित्व वाला और एक है आपका कानूनी दायित्व वाला। तो जो सामाजिक समझौता है वो आपका अनुबंध नहीं बन सकता, लेकिन कानूनी समझौता आपका अनुबंध बन सकता है। इसीलिए आपको अलग अलग वर्ड बोले हुए एग्रीमेंट और अनुबंध, क्योंकि अनुबंध सिंगल वर्ड है और समझौता जिसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट वो दो वर्ड है बेटा। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आप बात करते हैं एक वैध अनुबंध के तत्व क्या क्या हैं। तो पहला है समझौता। तो बेटा एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है। एग्रीमेंट का मतलब होता है कि एक ने ऑफर किया हो, दूसरे ने उसको एक्सेप्ट किया हो। दूसरा पॉइंट है बेटा कानूनी संबंध स्थापित करने का उनका कोई इरादा होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है बेटा स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। स्वतंत्र सहमति का मतलब क्या है कि जब आप इंटरव्यू देने गए और आपको उसने कहा कि 2 साल तक आपको काम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे डिसीजन जो लेना है आपको वो आप फ्री माइंड से लोगे, किसी के दबाव में नहीं लोगे। ऐसा ना हो कि जिसने इंटरव्यू लिया था उसने आपके कनपट्टे पे बंदूक रख के कहा कि बोल हाँ, राइट। तो यहाँ पे जो आप डिसीजन लोगे वो बिना किसी दबाव के लोगे। तो स्वतंत्र सहमति ये भी इसका एक पॉइंट। अब बेटा डायरेक्ट पढ़ते हैं बुक से, इसके और भी बहुत सारे तत्व है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो भी अभी तक हमने पढ़ा। पहला पॉइंट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है अनुबंध की डेफिनेशन, उसका मीनिंग, समझौते की डेफिनेशन, वो कितने टाइप का है आपको पता है। समझौते 2 टाइप के होते हैं, सामाजिक और कानूनी। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं उसकी, वो है बेटा वैध अनुबंध के आवश्यक तत्व। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ये वाला टॉपिक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 3 पॉइंट हमने यहाँ से पढ़ लिए थे, बाकी पॉइंट हम पढ़ेंगे डायरेक्ट अपनी बुक से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 4th पॉइंट, पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता। मतलब जिसके साथ आप अनुबंध कर रहे हो वो उस काबिल होना चाहिए कि आप उसके साथ समझौता कर सको। एग्जाम्पल के नाम पर बेटा वो वयस्क होना चाहिए, वो स्वस्थ मस्तिष्क वाला होना चाहिए, मतलब साउंड माइंड वाला होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी पागल से आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बाद में आप उसके ऊपर केस करते फिर रहे हो, जिसे किसी राज नियम मतलब कानून के द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित ना कर दिया गया हो। तो आप 3 तरीके के लोगों के साथ अनुबंध कर सकते हो। एक जो मेजर है, जो वयस्क है, जो 18 साल से ऊपर का है। दूसरा जिसका दिमागी संतुलन अच्छा है। तीसरा जिसको कानून ने अयोग्य घोषित ना किया हो। ठीक है, आगे है पॉइंट बेटा हमारा न्यायोचित प्रतिफल, लॉफुल कंसिडरेशन। इसका बेटा कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, प्रतिफल का मतलब क्या होता है कि अगर कोई पर्सन कुछ कर रहा है तो उसको रिटर्न में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए।
तो जो रिटर्न में जो मिलता है उसको हम बोलते हैं प्रतिफल। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो कि आप कहीं ट्यूशन पढ़ते हो, लेट्स सपोज वहां पे फिजिकली आप वहां जाते हो, वहां पे ट्यूशन पढ़ते हो, तो वहां पे आपने क्या किया, वहां पे आपने जाके उनको पैसे दिए, उनको फीस दी, और उन्होंने आपको रिटर्न में क्या दिया, उन्होंने आपको रिटर्न में नॉलेज दी। तो ऐसे में जो अदले के बदले में जो मिलता है उसको बोलते हैं कंसिडरेशन या प्रतिफल। तो आपके लिए प्रतिफल क्या है, वो नॉलेज, और आपके सर के लिए प्रतिफल क्या है, फीस, पैसा, मनी। ठीक है, तो न्यायोचित प्रतिफल होना चाहिए। समझौते को कानून द्वारा परिवर्तित कराने के लिए प्रतिफल अवश्य होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आप उसको कोर्ट में लेकर जाओ, अगर वो अपने समझौता तोड़ता है तो बेटा ध्यान रखो, तो ये सिर्फ वही समझौते जा सकते हैं जिसमें आप कुछ ना कुछ उसको दे रहे हो। मैंने लास्ट टाइम एक बात बोली थी, एट विलिंग, उसकी मर्जी के ऊपर ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलते हैं कि एक पर्सन था, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक पर्सन था जो मंदिर जाता था डेली। तो मंदिर में एक दीवार टूटी हुई थी, तो उस पर्सन वो बार बार ये कहता था पंडित जी से, पंडित जी इसको दीवार को ठीक करा लो यार, आप ठीक नहीं करा लो। तो एक बार पंडित जी को गुस्सा आ गया, पंडित जी ने कहा कि तू दे दे पैसा। तो उसने कहा हाँ मैं दे दूंगा, मेरे घर पे आ जाना, मैं दे दूंगा, राइट। तो ऐसे में पंडित जी भेज चले गए उसके घर पे पैसे मांगने के लिए। जब वहां पे पैसे मांगने के लिए गए तो आदमी कहने लगा कि पंडित जी आप हो कौन, मैंने कब कहा आपको, मैंने कब बुलाया आपको, आप तो कुछ भी बोलते हो, आप कुछ भी मतलब कहीं भी चले जाओगे आप। तो ऐसे वो मुकर गया अपनी बात से। तो क्या ऐसे में वो उसके ऊपर केस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। उसके पीछे का रीजन क्या है कि बेटा एक बात बताओ, उस आदमी को क्या मिलेगा रिटर्न में, कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। उसकी जेब से पैसा गया, रिटर्न में कुछ मिल रहा हो उसे तो एक अलग बात है कि उसका नाम लिखवाया जाएगा उस दीवार पे, ऐसा कुछ भी। जब उसको रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा तो ऐसे में जो पंडित जी है वो कोर्ट के पास नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो अनुबंध बनते हैं, ये जो समझौते बनते हैं, ये बनते हैं एट विलिंग के ऊपर, उसकी इच्छा के ऊपर। वो चाहे तो पूरा करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे कंसिडरेशन का होना बहुत जरूरी है कि एक दूसरे को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अगर आप ऐसी कंडीशन रख देते हो कि एक दूसरे को कुछ ना कुछ मिलेगा, तब आप जा सकते हो कोर्ट में, अगर समझौता टूटता है तो। और बेटा ये भी ध्यान रखना कि ये जो आपका कंसिडरेशन है, जो भी आप रिटर्न में दोगे या जो भी आपको मिलेगा, बेटा वो लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल का मतलब ये कि अगर जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपको पढ़ाऊंगा और आप एक काम करो, आप मुझे रिटर्न में ताजमहल दे दो, या आप मुझे रिटर्न में पूरी दिल्ली दे दो, मेरा नाम कर दो, तो क्या वो लॉफुल हो सकता है? नहीं हो सकता। या फिर कोई आपको ये बोल सकता है कि एक काम करते हैं, मैं आपके लिए काम करूंगा, आप रिटर्न में मुझे चरस गांजा दे देना, तो क्या वो लॉफुल है? मतलब कानून की नजर में वो मान्यता प्राप्त है वो चीज? नहीं। तो आपके पास जो कंसिडरेशन है वो बेटा लॉफुल होना चाहिए, कानून की नजर में उसको मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। वो पैसा भी हो सकता है या रिटर्न में कोई सर्विस भी हो सकती है, तो वो कंसिडरेशन में मान ली जाएगी। दूसरा पॉइंट है बेटा इसमें, जो 6 पॉइंट है हमारा, वो है बेटा वैध उद्देश्य, लॉफुल ऑब्जेक्ट। बेटा जो अनुबंध किए जा रहे हैं, जो समझौते किए जा रहे हैं, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो बेटा लॉफुल होना चाहिए, मतलब कानून की नजर में मान्यता प्राप्त होना चाहिए। पहले पॉइंट जो हमने इससे पहले पढ़ा कि इस पूरे प्रोसेस में जो रिटर्न में आपको मिलेगा वो लॉफुल होना चाहिए, वो कानून की नजर में मान्यता प्राप्त होना चाहिए, वो भी ऐसी वैसी चीज होनी चाहिए। दूसरा, जो समझौता जिस ऑब्जेक्टिव को लेते हुए हो रहा है, जिस उद्देश्य को लेकर आप वो समझौता कर रहे हो, वो भी लॉफुल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ भाई चल अपने दोस्त को कि हाँ भाई चल और एक काम करते हैं, बैंक को लूटेंगे, और तेरी और मेरे बीच में क्या हो गया, समझौता हो गया, क्योंकि मैं तेरे को ऑफर दिया, तूने हाँ बोल दिया, तो तूने एक्सेप्ट कर लिया। तो अगर तूने एक्सेप्ट कर लिया और मैंने तेरे को ऑफर किया, तो इसका मतलब हमने फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट में अब हम क्या करेंगे, एग्रीमेंट हमारे बीच में हो गया। अब अगर कोई भी एग्रीमेंट तोड़ा किसी भी तरीके से या मैंने तोड़ा, तो हम दोनों पुलिस में जा सकते हैं, हम वहां पर कोर्ट में जा सकते हैं। तो लो जी, हमने इसको इनफोर्सिएबल बाय लॉ भी कर दिया, कानूनी दायित्व भी उत्पन्न कर लिया इसके अंदर। तो बेटा क्या कानूनी दायित्व उत्पन्न हो सकता है? खुद सोचो। तो ऐसे जो भी आपके ऑब्जेक्टिव है, जो जिसमें आप कानूनी रूप ला ही नहीं सकते, उसको हम बोलते हैं अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव, और उसके ऊपर अनुबंध बन ही नहीं सकता।
आपने कहा कि मैं कि सामने वाले को मार दे और मैं तेरे को रिटर्न में 1 करोड़ रुपए दे दूंगा, ये हम दोनों के बीच में समझौता हुआ, आपने ऑफर दिया, उसने एक्सेप्ट किया और वो उसको चला गया मारने के लिए, तो क्या ये लॉफुल ऑब्जेक्टिव है? जो आपने उद्देश्य उसको दिया था काम करने का, वो क्या काम ऑब्जेक्टिव जो भी आपने दिया वो क्या लॉफुल है? तो बेटा आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो भी लॉफुल होना चाहिए। तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ठहराव स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित नहीं होना चाहिए। इसमें लिखा हुआ ठहराव ऐसा होना चाहिए जो कानून द्वारा स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ना किया गया हो। व्यर्थ का मतलब क्या हो गया बेटा? वॉइड। वॉइड का मतलब क्या है कि कानून पहले से ही उसके लिए मना कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो भी ठहराव आप करो कानून की नजर में पहले से ही उसका नेगेटिव पॉइंट ना हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ ठहराव ऐसे हैं जो सरकार पहले से ही मना कर देती है कि अगर आपने कोई ऐसा ठहराव किया है तो कानून वैसे ही आपकी नहीं सुनेगा, कहेगा कि ये तो एग्रीमेंट हम वैसे भी नहीं बोलते करने के लिए। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे विवाह रोकने संबंधी ठहराव, धारा 26। अगर जैसे विवाह रोकने संबंधी कोई भी ठहराव, कोई एग्रीमेंट हो गया कि एक क्या कहते हैं, जो लड़की वालों की तरफ से लड़के वालों की तरफ से आपसी समझौता हो जाता है कि हाँ भाई ठीक है, हम के लड़का पसंद है लड़की पसंद है, अब हम शादीबाजी करेंगे आगे चल के, और इन फ्यूचर दोनों में से कोई भी अगर मुकर जाता है अपनी बात से, तो आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते क्योंकि कानून ने पहले से ही मना कर रखा है इन सब चीजों के लिए, राइट। तो इस तरीके के कुछ ठहराव होते हैं जो सरकार पहले से ही मना करती है, उसके ऊपर बेटा ठहराव अगर ना ही करो आप तो ज्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा निश्चित अर्थ होना चाहिए। बेटा जो मीनिंग है जिसके लिए आप ठहराव कर रहे हो, जिसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, एग्रीमेंट कर रहे हो, समझौता कर रहे हो, यार आप जिसके लिए समझौता कर रहे हो बेटा वो क्लियर होना चाहिए। अब समझौता मान के चलो, आपने कहा कि मुझे, मान के चलो किसी कोई पर्सन है जो घोड़ा पालता है, उसका काम ही है, घोड़े का बिजनेस है उसका, वो घोड़े बेचता है। घोड़े बहुत सारे घोड़े हैं, काले नीले पीले हरे नीले संतरी बैरंगी बैंगनी वटएवर, हर तरह के घोड़े हैं उसके पास। और आपने उसके पास जाके ये कहा कि भाई 5,000 रुपये वाला मुझे घोड़ा चाहिए और मैं कल आऊंगा लेने के लिए, ठीक है, और मैं घोड़ा ले लूंगा। अब ऐसे में एक बात बताओ मुझे, क्या आपने वहां पे स्पेसिफाई किया कि घोड़ा कौन सा चाहिए? 5,000 तो बोल दिया, लेकिन 5,000 में कौन सा चाहिए? लंगड़ा चाहिए, एक हाथ वाला चाहिए, एक आंख वाला चाहिए, एक पूंछ वाला चाहिए, एक टांग वाला चाहिए, कौन सा चाहिए भाई घोड़ा? क्लियर तो करो। तो जब आपका मीनिंग ही नहीं क्लियर, जब आपका अर्थ ही क्लियर नहीं है कि आपने किसके लिए अनुबंध किया, किस चीज के लिए किया। अब यहाँ पे जो एग्जांपल दे रखा है बेटा वो दे रखा है तेल का। आप मान के चलो आपने कहा कि भाई मैं 200 लीटर तेल लेने आऊंगा कल। अब कौन सा तेल लेने जाओगे भाई? मिट्टी का तेल, पेट्रोल का तेल, कौन सा तेल लेने जाओगे बेटा? वो क्लियर नहीं है। तो ऐसे में एग्रीमेंट जब क्लियर ही नहीं है, अनुबंध जब क्लियर ही नहीं है, तो ऐसे में आप कोर्ट में कैसे जा सकते हो? तो वो सारी चीजें उसमें काउंट नहीं होगी वैध अनुबंध में। जब आप जाओगे वहां पर तो ऐसे में आप कहोगे कि भाई मैंने तो उसको बोला था कि मेरे को 200 लीटर तेल चाहिए, बट अब वो नहीं दे रहा, तो मैं तुझे कोर्ट में लेके जाऊंगा और कोर्ट कहेगा कि बेटा कौन सा तेल चाहिए वो तो क्लियर कर देते एक बार, राइट। तो जब भी आप अनुबंध करो, जब भी आप समझौता करो, तो मेक श्योर कि आपका जो अर्थ है जिसके लिए आप वो एग्रीमेंट कर रहे हो, वो समझौता कर रहे हो, वो क्लियर होना चाहिए, वो मोटिव क्लियर होना चाहिए, वो मोटिव लॉफुल होना चाहिए, कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा निष्पादन के योग्य होना चाहिए, पॉसिबिलिटी टू परफॉर्मेंस। मान के चलते हैं कि मैंने अमिताभ बच्चन को कहा कि आप आओ और एक फंक्शन है वहां पे आपको परफॉर्म करना है, या लेट्स सपोज वो चीफ गेस्ट है और उसके लिए उन्होंने मुझसे चार्ज किया है, मान के चलते हैं 25 लाख रुपए। उन्होंने कहा था ठीक है हम आ जाएंगे आपके फंक्शन में, 25 लाख रुपए हमारी फीस है। तो मैंने एडवांस फीस दे दी, मैंने उनकी फीस एडवांस दे दी। मैंने कहा लो 25 लाख रुपए, लेकिन आना जरूरी है, मना मत करना। तो एंड टाइम पे अब हुआ क्या कि जिस दिन प्रोग्राम था उस दिन अमिताभ बच्चन जी नहीं आ पाए। उसके पीछे का रीजन क्या था कि हो सकता है कि उनकी, भगवान ना करे, बट हो सकता है कि उनकी तबीयत खराब हो गई हो उस टाइम पे। तो क्या मैं उनके ऊपर केस कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। रीजन क्या है कि परफॉर्म ही नहीं हो पाएगी वो चीज। अगर पॉसिबिलिटी नहीं है परफॉर्मेंस की तो आप उनके ऊपर केस नहीं कर सकते। मैंने आपको कहा कि एक काम करो, आपके मेरे बीच में एक अनुबंध होता है, एक समझौता होता है। समझौता किस चीज का? मैंने आपको 1 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से मैंने आपको जॉब पे रखा है और आपको काम क्या दिया है कि ट्रेन के आगे आगे भागना है। क्या पॉसिबल है?
या फिर मैं आपसे कहता हूं कि एक काम करो, आप हवा में उड़ के दिखाओ, मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, क्या ये पॉसिबल है? मैं आपसे कहता हूं कि आप पाकिस्तान में जाके झाड़ू लगा के आओ, क्या ये पॉसिबल है? तो जो परफॉर्मेंस पॉसिबल हो सकती है सिर्फ उन्हीं का ही समझौता करना अनिवार्य है, और जिनका निष्पादन करना असंभव है, जिनको प्रैक्टिकल फॉर्म में लेके आना असंभव है, उस समझौते को बेटा व्यर्थ माना जाएगा। ध्यान रखो इस बात का। लास्ट जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर बेटा वो है बहुत ही सिंपल, वैधानिक औपचारिकताएं, लीगल फॉर्मेलिटीज। इसमें लिखा हुआ बेटा अनुबंध अधिनियम के अनुसार अनुबंध का लिखित, प्रमाणित व रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है, तथापि यदि किसी देश के किसी विशेष अधिनियम द्वारा ऐसा होना आवश्यक है तब ठहराव का लिखित, साक्षी द्वारा प्रमाणित तथा रजिस्टर्ड होना आवश्यक है, जैसे संपत्ति हस्तांतरण। अच्छा सुनो, अगर जैसे आप अनुबंध करते हो किसी से समझौता करते हो, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको ये चीजें है कि वो उस कंट्री की, उस देश की कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, उसको पूरा करना पड़ेगा आपको। अगर समझौता करते वक्त आपने उन लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरा नहीं किया तो उस कंडीशन में भी आपका जो अनुबंध है वो वैधानिक नहीं माना जाएगा, वो कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त नहीं होगा, तो कानून उसके ऊपर आपको कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। तो जब भी आप अनुबंध बनाओ, जब भी आप समझौता करो बेटा, तो ध्यान रखो कि जिस कंट्री में आप कर रहे हो उस कंट्री की अगर कोई लीगल रिक्वायरमेंट है तो वो सभी को पूरा करने के बाद ही आप अनुबंध या समझौता कर सकते हो। तो बेटा ये पॉइंट थे हमारे एसेंशियल एलिमेंट थे हमारे कॉन्ट्रैक्ट के। एक वैध अनुबंध के आवश्यक तत्व थे, टोटल 10 है, और बेटा सारे ही याद करने हैं, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 12 नंबर या 15 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मेरा नेक्स्ट वीडियो में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा इस टॉपिक के अभी तक, और उसके बाद फिर और आगे चलेंगे, क्योंकि जैसे कि मुझे कमेंट किया गया था कि सभी वीडियोस बनानी है इस टॉपिक से रिलेटेड, मतलब कंपनी लॉ से रिलेटेड, तो मेरी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी बेटा जितना जल्दी हो सके मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊं, क्योंकि आपके भी एग्जाम आने वाले होंगे, आई नो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी बेटा तो लाइक करो, कमेंट करो, कोई भी अगर कमी लगी इस वीडियो में तो प्लीज़ मुझे बताओ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, हो सकता है कि उनको भी ज़रूरत हो इस वीडियो की, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है अभी देश में, पढ़ाई कहीं पर भी नहीं हो पा रही, ना तो एग्जाम के बारे में पता चल पा रहा है। हाँ, लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि बेटा एग्जाम तो होके रहेंगे, ये बात हमेशा याद रखना। और भी कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ बेटा मुझे बताओ, कमेंट करो मुझे, और वीडियो को शेयर करो बेटा जितना ज़्यादा हो सके। मैं जो मेहनत कर रहा हूँ बेटा आप सभी के लिए, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मैं पढ़ा सकूँ, इसी वजह से मैं ऑनलाइन लेकर आया हूँ ये सारी चीज़ें। अदरवाइज मेरा कोचिंग सेंटर है ऑलरेडी, मैं वहाँ पे पढ़ाता हूँ बच्चों को अपना, लेकिन मैं चाहता हूँ आप सब बच्चों के लिए कि बेटा आप भी अच्छे मार्क्स लेकर आओ, मैं आपको भी पढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके मैं अपनी ये इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है, जो नॉलेज है, वो मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। तो बच्चे जिसको भी जरूरत है इन सभी वीडियोस की, प्लीज़ उनको शेयर करो जो भी आप देख रहे हो, और बेटा कमेंट करो, लाइक करो वीडियो को।